तो चलिए जी, राधे राधे, नमस्कार। आज हम पुनः आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वर्ग 10वीं के इतिहास का जो तीसरा लेसन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो आज की जो यह वीडियो है, हम लेकर आए हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ये आपका लेसन 3 है और वीडियो नंबर 1 चल रहा है। लेसन 3 और वीडियो नंबर 1 चल रहा है। तो शुरू करते हैं, बारीकी बारीकी से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कृपया ध्यान बनाए रखें और देखते रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहें कि ये जिंदगी है हसीन, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी है हसीन, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश से आपको रब पे रखो भरोसा और वक्त पे इंतजार करो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर घुसने से पहले हम कुछ ऐसे बातों को समझना चाहेंगे, कुछ ऐसे प्रयासों को देखना चाहेंगे, जिसके बाद चैप्टर के अंदर घुसने में यानी समझने में, पढ़ने में हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलेंगे और आराम मिलेंगे। तो आइए और देखिए। तो सबसे पहले बात किया गया है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। ये जो हिंद चीन है, इसका अर्थ क्या है। तो ये जो हिंद चीन है, इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। हिंद चीन कहने का मतलब है कि जो आधुनिक हिंद चीन को आप देख रहे हैं, आधुनिक हिंद चीन को वो 3 देशों से मिलकर बना है। वो है कौन? कंबोडिया। कौन है? कंबोडिया। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यही मुख्यतः 3 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं जिससे कि हिंद चीन मिलकर बना है और जिसको आधुनिक युग यानी अभी में हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये आपका हिंद चीन है, सपोज दैट, ऐसे है नहीं, मान लिया जाए। तो ये जो उत्तरी सीमा है ना, ये जो उत्तरी सीमा है वो एक तरफ यानी उत्तरी सीमा, इस तरफ की उत्तरी सीमा म्यांमार को टच करती है और इस तरफ की जो सीमा है वो चीन को टच करती है। यानी हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार और चीन को टच करती है, छूती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दक्षिणी चीन सागर में है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दक्षिणी चीन सागर में है। तो ये था हिंद चीन का अर्थ। यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक हिंद चीन जो है, आधुनिक हिंद चीन कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से है, जिसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तथा दक्षिणी सीमा चीन सागर को छूती है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। एक तरफा अनुबंध क्या है। दूसरा जो बात है, एक तरफा अनुबंध क्या है। तो एक तरफा अनुबंध एक नियम है। इस नियम के तहत नौकर को कोई अधिकार नहीं था एवं मालिक को, राजा को संपूर्ण अधिकार था, पूरा अधिकार था। यानी कि आप किसी से कार्य करवा रहे हैं, मान लीजिए कि एक नौकर है, एक राजा है। ये नौकर है और ये राजा है। तो ये जो राजा है वो नौकर से कार्य क्या कर रहा है? करवा रहा है। तो इसमें नौकर का कोई अधिकार नहीं होगा, पूरा का पूरा अधिकार राजा के पास रहेगा। इसी को एक तरफा अधिकार कहा गया। यानी एक तरफा यानी कि एक मतलब एक, तरफा मतलब तरफ, यानी एक तरफ जो रहेगा अधिकार उसको एक तरफा अनुबंध कहा जाएगा। दूसरा क्या है? माइलीगांव। समझिएगा माइलीगांव क्या है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। माइलीगांव क्या है? क्या है ना माइलीगांव कि दक्षिणी वियतनाम। कहां? दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में एक क्षेत्र है, एक गांव है जिसका ही नाम माइलीगांव था। माइलीगांव था। क्या बोले हमने कि दक्षिणी वियतनाम यानी हिंद चीन के वियतनाम के दक्षिणी क्षेत्र में एक गांव है जिसका ही नाम माइलीगांव था। तो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव है जिसका नाम है माइलीगांव। यहाँ क्या हुआ था कि अमेरिकी सेना पूरे गांव को घेर लिया था, पूरे गांव को घेर लिया था।
उसके बाद यहाँ जितने भी पुरुष थे सभी को बांध के मार दिया करता था। और उसके बाद इस गांव में जो पुरुष मर गया तो उसके बाद स्त्री और बच्चे बचेंगे। तो जो भी लड़कियां या स्त्री इस गांव में होते थे सभी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उन सारी स्त्री को, सारी जननी को बलात्कार किया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था और इस पूरे गांव में आग लगा दिया जाता था। यानी सभी पुरुष को मार दिया, सभी स्त्री के साथ, सभी छोटे छोटे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके, दुष्कर्म करके उसके बाद अमेरिकी सेना ने यहाँ इस गांव को जला दिया था, इस गांव को जला दिया था। और ये जो घटना हुई थी इसी घटना को माली गांव का घटना कहा गया। इस गांव में जो घटना हुआ था इस घटना को माली गांव का घटना के नाम से जाना गया। उसके बाद आता है एजेंट जहर। इसका कार्य यह था कि अगर आप इसको कहीं पर भी छेड़ दीजिए तो इसको पूरा जला देता था। ये जो एजेंट जहर है ना, आप जहां इसको छीटिएगा वो उसको पूरा का पूरा जला देता था, पूरा का पूरा सुखा देता था। यानी अगर आप इसको पेड़ पौधे या वृक्ष या नहीं घास पौधे कहीं पर भी डाल दीजिए तो पूरा का पूरा गाछ को सुखा देगा, पूरा का पूरा गाछ को खत्म कर देगा। इस जहर के उपयोग से जंगलों को खत्म किया जाया करता था और इसका उपयोग अमेरिकी सेना किया करता था। अमेरिका सेना क्या करता था कि ऑरेंज एजेंट का जहर का जो था ना जंगलों को सुखाने में किया करता था एवं पेड़ पत्तों एवं हरे भरे खलिहान, हरे भरे मैदान, हरे भरे जगह, हरे भरे जितने सारे पेड़ पौधे जंगल थे सभी को सुखाने का कार्य किया करता था। क्योंकि इसका काम भी यही था कि जहां कहीं भी पड़ेगा उसको पूरा तरह से सुखा देगा, पूरा बंजर बना देगा। तो अमेरिकी सेना ने इसका उपयोग हरदम किया। उसके बाद आते हैं बाओदाई कौन था। तो बाओदाई जो है ना वो हिंद चीन का पुराना राजवंश था, पुराना शासक था। बाओदाई कौन था? तो बाओदाई हिंद चीन के पुराने राजवंश थे जो पूरे हिंद चीन पर कब्जा किया करते थे। बाओदाई हिंद चीन के पुराने राजवंश थे जो पूरे हिंद चीन पर कब्जा किया करते थे। उसके बाद जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद आता है जेनेवा समझौता। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और किसमें, फ्रांस के बीच हुआ था। इसके बाद यहां तक जाने के बाद अब हम इन करते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद में। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं। तो आइए अब घुसते हैं चैप्टर के अंदर में। तो हिंद चीन एक ऐसा देश है जहां पर से चीन और भारत दोनों नजदीकी पड़ती है। यानी कि जो पहले जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, जो पहले जो व्यापार व्यवसाय करते थे, उनका ये मानना था कि अगर हिंद चीन पर हम कब्जा कर लें तो उधर भारत की ओर भी दृष्टि रखा जाएगा, इधर चीन की ओर भी दृष्टि रखा जाएगा। यानी अगर हम हिंद चीन पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे भारत और चीन दोनों में व्यापार व्यवसाय बढ़ जाएगी, दोनों में व्यापार आसानी से हो जाएगा। तो इसी के लिए अन्य देश के लोग जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड न जाने कई सारे लोग, चीन बहुत कोई ये क्या कर रहा था कि हिंद चीन पर कब्जा करना चाह रहा था, हिंद चीन पे अपना पताखा फहराना चाह रहा था। सभी को यह चाह रहा था कि अगर हिंद चीन पर कब्जा हो जाए तो भारत और चीन दोनों पर नजर रखा जाएगा। तो समझिए कैसे अमेरिका आता है, कैसे पुर्तगाली आते हैं, कैसे कौन आते हैं, सारी की सारी एक एक बातें को हम समझाने वाले हैं। तो आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और लगातार देखिए। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो खास बात है उसको हम इसमें बताए चलेंगे और इसको साथ लेकर चलेंगे। तो पहला जो आता है वो है होआ आंदोलन। क्या है? होआ आंदोलन। पहला क्या है? होआ आंदोलन। ये जिस तरह सुनने में भी थोड़ा लग रहा है ना उसी तरह ही है भी उसी तरह। तो समझिएगा होआ आंदोलन क्या है।
तो ये जो हुआ आंदोलन है वो सन 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में हिंद चीन में हू हिन फूसो के द्वारा लागू किया गया था। ये जो हुआ आंदोलन है ये 1939 ईस्वी में हिंद चीन में हिन फूसो के द्वारा लागू किया गया था। ये जो हु इन फूसो थे यह एक जादूगर थे। हु इन फूसो एक जादूगर थे जो स्थानीय यानी कि अगल बगल के क्षेत्र में घूम घूम कर जादू दिखाया करते थे, जिसके कारण यह लोगों में लोकप्रिय हो गए। लोगों में क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए। कौन? हु हिन फूसो। इसके साथ साथ यह मुफ्त चिकित्सा यानी फ्री में इलाज करते थे, यानी फ्री में रोगियों का इलाज किया करते थे। कौन? हु इन फूसो। हु इन फूसो 1939 ईस्वी में हिंद चीन में क्या किए थे कि हुआ आंदोलन को क्या किया था? शुरुआत किया था। हुआ आंदोलन को किया था। हु इन फूसो पैसे से जादूगर थे जो स्थानीय लोगों में घूम घूम कर जादू दिखाया करते थे। जादू दिखाने के कारण यह लोकप्रिय हो गए और यह फ्री में मुफ्त चिकित्सा किया करते थे। यह फ्री में बीमार लोगों का इलाज किया करते थे, जिसके कारण यह लोगों के दिलों में बस गए, लोगों के रगों में बस गए। कहते हैं ना कि मत कर इतना गुरूर ए हसीना, क्योंकि हम तुम्हारी सूरत पे नहीं, हम तुम्हारी सादगी पे मरते हैं। तो ये क्या किए थे कि लोकप्रिय हो गए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया? लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाना शुरू कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना को उदय करना शुरू कर दिया। ये लोकप्रिय थे, इनकी बातों को सब मान रहे थे, जान रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किए कि लोगों के बीच राष्ट्रवाद का भावना, राष्ट्रवाद का जो उदय है, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जगाने लगे, सबको उत्साहित करने लगे, सबको प्रेरणा देने लगे कि तुम भी अपने देश के प्रति लड़ो। उसके बाद लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने लगे, लोगों को संगठित कर रहे थे, यानी लोगों को एकजुट कर रहे थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे थे, जिसके कारण अमेरिका को सेना को लगने लगा कि अगर हु इन फूसो अगर इस सब में सक्षम हो गए, सब लोग को जागरूक करने लगे, सब में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने लगे, तो हो सकता है कि अमेरिका जो इस पर कब्जा किया हिंद चीन पर, वो कब्जा समाप्त हो जाए। इसलिए अमेरिका सैनिक ने क्या किया, अमेरिका के सरकार ने क्या किया कि इनको पागल घोषित कर दिया। हु इन फूसो को पागल घोषित कर दिया, पागल घोषित करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन अंततः यह आंदोलन रुकी नहीं, अंततः यह आंदोलन चलता रहा। इसी आंदोलन को हुआ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे क्या पढ़ना है उसको बताने से पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, चलिए शुरुआत करते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार, यानी आखिर हिंद चीन में फ्रांसीसी कैसे घुसा, फ्रांसीसी का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। चलिए इसकी बहुत ही ज्यादा बात करने वाले हैं और गहरी बात करने वाले हैं। तो जरा कृपया ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ था कि फ्रांस ने तटीय भागों में ईसाई एवं पादरी को भेजकर ईसाई धर्म का प्रसार किया। फ्रांस ने क्या किया कि देखा कि एक दिमाग लगाया जाए ताकि हिंद चीन में कब्जा हो सके। तो ये सोचा सबसे पहले यहाँ जो तटीय बंदरगाह है उस पर कब्जा किया जाना चाहिए। तो इसने तटीय बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए इसने ईसाई और पादरी को भेजकर, तटीय भागों में ईसाई एवं पादरी को भेजकर कहा तुम लोग जाओ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। जैसा ही तुम लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसके बाद हम उस पर आक्रमण कर देंगे, और जैसा ही आक्रमण करेंगे वहां पर मेरा स्थापित हो जाएगा, वहां पर हम अपना शासन जमा लेंगे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांस ने क्या किया कि तटीय भागों में यानी तटीय बंदरगाह के भागों में ईसाई एवं पादरी को भेज दिया। बोला जाओ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। जैसा ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा हम वहां पर आक्रमण करेंगे और उसके बाद जीतो हाँ मेरी होगी। इसने किया भी वही।
ताकि स्थानीय लोगों की द्वारा पादरियों पर हमला किया जा सके। और इसने यह उपाय सोचकर, यह दिमाग लगाकर इसने स्थानीय लोगों पर कब्जा कर लिया। यानी इसने की कहा कि तटीय बंदरगाह पर जाओ तुम लोग, कौन, ईसाई और पादरी, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो ताकि स्थानीय लोग द्वारा हम क्या करें, कब्जा कर सके। इसके बाद इसने क्या किया कि 1852 ईस्वी में, कब, 1852 ईस्वी में तटीय बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। तटीय बंदरगाह पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया, पादरी और ईसाई के सहयोग से। पादरी और ईसाई के सहयोग से। पादरी कहने मतलब है पंडित जी, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं ना, कथा पूजा कराने वाले, उसी तरह से इन लोग का होते हैं कौन, पंडित जी, पूजा वूजा कराने वाले। तो 1852 ईस्वी में इसने तटीय बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तटीय बंदरगाह पर जैसे ही कब्जा किया, उसके बाद हिंद चीन के राजा से समझौता कर लिया। हिंद चीन के राजा से बोला, हे सरकार, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमसे मिल जाइए, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंद चीन के राजा बोला, इतना अच्छा से बोल रहा, हम भी मान लेते हैं। इसके बाद हिंद चीन के राजा ने क्या किया, इसके साथ समझौता कर लिया, इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फिर इसने क्या किया, 1858 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जैसा ही इसने राजा से समझौता किया, राजा से दोस्ती किया कि राजा साहब, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। तो राजा बोला ठीक है। धीरे धीरे करते 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 राजा का पूरा अस्तित्व समाप्त कर दिया, राजा को पूरी तरह से वहां से घसका दिया। उसके बाद फ्रांस ने की किया, 1858 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। देखिए, यहाँ पर उत्तरी वियतनाम है, फिर यहाँ दक्षिणी वियतनाम है, यहाँ फिर कंबोडिया, यहाँ लाओस है। तो इसने क्या किया था कि 1858 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उत्तरी वियतनाम पर इसने कब्जा कर लिया, राजा से सहयोग कर लिया, राजा से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो 1858 ईस्वी में इसने उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1862 ईस्वी में मध्य वियतनाम, यानी 1862 ईस्वी में मध्य वियतनाम में विद्रोह हो रहा था। इसी विद्रोह को दबाने के क्रम में इसने कंबोडिया और लाओस पर कब्जा कर लिया। इसी 1862 ईस्वी में मध्य वियतनाम का विद्रोह जो हो रहा था, उसको दबाने के लिए इसने कंबोडिया और लाओस पर क्या किया, कब्जा कर लिया। इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा किया। सबसे पहले इसने फ्रांस के तटीय भागों में ईसाई एवं पादरी को भेजकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हेतु उसके सहयोग से इसने तटीय भागों पर क्या किया, अपना परचम लहराया, जीत हासिल किया, अपना स्थापित किया। क्या किया, फ्रांसीसी प्रसार वहां पर स्थापित किया। इसके बाद इसने 1852 ईस्वी में तटीय बंदरगाह पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद हिंद चीन के राजा से सहायता मांगा और धीरे धीरे वहां के हिंद चीन के राजा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1858 ईस्वी में पूरे उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया। 1858 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम पर कब्जा कर लिया और 1862 ईस्वी में मध्य वियतनाम के विद्रोह को दबाने के क्रम में 1862 ईस्वी के मध्य वियतनाम के विद्रोह को दबाने के क्रम में इसने कंबोडिया और लाओस पर कब्जा कर लिया। अतः इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर क्या किया, अपना परचम लहराया, उसने कब्जा किया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह थी आपकी हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। तो इससे आगे की वीडियो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो कृपया आप लोग देरी न करें, जुड़े रहें और आगे की प्रतीक्षा करें और हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। और जाने से पहले आप लोग को एक बात बोल देना चाहे कि जहां मेरी याद ना आए आपको वो तन्हाई किस काम की, जहां मेरी याद ना आए आपको वो तन्हाई किस काम की, टूटे हुए दिल को रिश्ते में न बना दे तो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहां अपनी ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो कोई भी देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः मिलते हैं हिंद चीन के राष्ट्रवाद में, यानी जो तीसरा लेसन है, हम पुनः आप लोग से मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में, इसके अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करें और सहायता करें, ताकि हमें भी ये आभास हो, हमें भी ये पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं अथवा नहीं समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपका सपोर्ट कर सके। और इसी के साथ हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।